में पीरियोडिक टेबल अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, शायद मैंने वहाँ पर भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिटेल स्टडी बताई थी। ठीक, जब आपने डिवीजन किया था मेन शेल के फॉर्म में या एलिमेंट के फॉर्म में, तब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने पढ़ा था, फॉर्मूला इज 2n²। यस, दिस इज द मेन शेल। फिर हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी तब हमने सबशेल्स की बात करी थी, और उस सबशेल्स को हमने रिप्रेजेंट किया था sp d f के फॉर्म में। यस, एंड s ऑर्बिटल ओनली 1 ऑर्बिटल, p 3 ऑर्बिटल, d 5 ऑर्बिटल्स एंड f 7 ऑर्बिटल्स। ठीक, एंड ईच ऑर्बिटल accommodate only 2 electrons। बस पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा s ब्लॉक p ब्लॉक, बल्कि इस छोटी सी बात पे टिका हुआ है कि only 1 orbital can accommodate only 2 electrons। 2 electrons means one is clockwise and another is anti-clockwise। Is it clear? इस अगर s में एक ऑर्बिटल है, so the maximum accommodation of this electron is 2, so the representation form is s2। clear? Maximum accommodation in p orbital is 1 2 3 4 5 6, so the representation is p6। maximum accommodation की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो जब हम आबाओ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे एंड देन हायर एनर्जी को। इसी तरीके से बेटा डी में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गया डी 10, और एफ में कितने थे अपने पास 40। ये मैंने इसलिए आपको रिवाइज कराया कि जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल को भी इन्हीं 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है एसपीडीएफ में। ठीक, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, इसका मतलब हम एस के 2 ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, 1A एंड सेकेंड। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट मे बी स्ट्रक्चर इज S1 और S2, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। इसलिए इस S ब्लॉक के टॉपिक में हम कितने ग्रुप्स की स्टडी करेंगे? 2 ग्रुप्स की। क्लियर? फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड alkali metal and the second group is called alkaline earth metals। सबसे पहले हमें ग्रुप में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में नाम और उनके रिकॉग्निशन के बारे में पता हो। तो एल्कली मेटल स्टार्ट होगा बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। Is it clear? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4। कुछ चीजें जो कॉमन है पहले हम दोनों की कॉमन स्टडी कर लेंगे, उसके बाद एक एक ग्रुप को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों में चीजें कॉमन देखें, इसका 11, इसका 12, इसका 19, इसका 20। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाइए 3 का, सो 1s2 2s1। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। 19 का बनाएंगे 4s1। रुबिडियम का बनाएंगे 5s1। तो क्या होता है, ग्रेजुअली व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जा रही है बेटा, तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए एक प्रॉपर्टीज को देखें। तो ये न्यूक्लियस पहली बार में 1 था,
फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स को डिस्कस करें और इसकी पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी देखने की बात करें तो एटॉमिक एरिया टॉप टू बॉटम इंक्रीज करें ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर्स। पहली बात क्लियर हो गई, क्लियर। दूसरी इस एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ आते हैं। तो अगर आप सबको देखें, इसमें क्या था 2s1, इसमें क्या था 3s1, इसमें क्या था 4s1। इस मीन्स अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इस एस ब्लॉक में डिस्कस करें तो क्या बन गया हमारा पहली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया बेटा, इस NS1। इज इट क्लियर? सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर लूज करते, एक सिंपल सा एग्जांपल हम केवल लिथियम को देखें तो लिथियम में था 1s2 2s1, अगर ये अपना एक दे दे तो ये नोबल गैस बन गई हीलियम। अगर इसने सोडियम को देखा तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसको लूज कर दे तो ये बन गया 6 2 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 8 और 2 10, इसका वो क्या नियॉन का। यानी सारे के सारे इनर्ट गैसेस की तरफ मूव कर सकते थे व्हेन दीज एलिमेंट लूज 1। जब ये दे रहे थे इट मींस ऑल आर यूनी पॉजिटिव इन नेचर। यूनी मतलब 1, पॉजिटिव मतलब देने की टेंडेंसी है इनके, इसलिए इसको हमने प्लस चार्ज से डिफाइन किया। तो जनरली इसकी जो एलिमेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा m के ऊपर +1। तो केवल पहले एलिमेंट को छोड़ करके बाकी रेस्ट जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे वो सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, जबकि केवल लिथियम डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। यानी इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से स्टेबल हो रही है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स की ऑक्टेट रूल्स की वजह से। यही कारण है कि जब हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं तो ईच एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप, चाहे आप इसका लिथियम लीजिए, चाहे इसका बेरिलियम लीजिए, चाहे आप P को भी अगर कंसीडर करते तो P में पहला आएगा बोरॉन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगी क्लोरीन, फिर आएगी नियॉन। हीलियम से ऊपर जाएगा, आप चेक कर लीजिए। तो ये था 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9 और 10। क्लियर बच्चे? तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो नियॉन हो, वो अपने रेस्ट एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं ड्यू टू, क्या वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, एनामॉलस बिहेवियर। क्लियर? अब ये एनामॉलस बिहेवियर क्या है, उस बात को समझने से पहले इस एस ब्लॉक की एक जनरल प्रॉपर्टी हम और डिस्कस कर सकते थे। पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरा हो गया यूनिपॉजिटिव कलेक्टर, तीसरा इसका मोस्ट मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर का मतलब क्या होगा, कितने मेटल्स के करेक्टर हैं, कौन कौन से होते हैं मेटल के करेक्टर, क्या होते हैं बेटा, उसमें लस्टर होता है, वेरिएबिलिटी होती है,
डक्टिलिटी होती है। तो जितने करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे ये एल्कली मेटल्स शो करेंगे। इज इट क्लियर? थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट इसमें आता है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन एनर्जी? कस के बोलो बच्चे, समझ में तो आए? लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन नहीं, लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन तो मतलब यूनिक पॉजिटिव न्यूट्रल। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ? हाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड किसके लिए यूज करते हो? वाटर मॉलिक्यूल के लिए। और अगर केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है वहां पर, तो फजांस रूल बताया जाता था जो पोलराइजेबिलिटी को एक्सप्लेन करता था। पढ़ा था आपने पोलराइजेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की जाती थी? कैटायन और एनायन के साइज पर की जाती थी। यस, और यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, लिथियम छोटे साइज का है, कैटायन क्या है, स्मॉल साइज का है। और हाइड्रेशन में हम किसको ऐड कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल को। क्लियर? जबकि हम नीचे की साइड जैसे जैसे मूव कर रहे हैं उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। यही कारण है कि जब कैटायन का साइज ज़्यादा होता था तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती थी। यस, व्हाट इज फजांस रूल? बंद कर इसको। व्हाट इज फजांस डिस्कस किया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिक्रीज करेगी? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीजेस, एंड व्हेनेवर द साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीजेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो अगर ऑर्डर आपसे पूछ दिया जाए तो लिथियम प्लस सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। जनरली हम लोग फ्रेंशियम को कंसीडर हर प्रॉपर्टी में इसलिए नहीं करते क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमेशा कई बार पूछा जाता है और यही कारण है कि लिथियम के जितने भी कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करते हैं, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ये उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल हमेशा कनेक्ट होता है, जैसे Li2CO3.3H2। इज इट क्लियर? And the next property is flame coloration. All the alkali metals forms different color when it is heated. अगर एलिमेंट या इनके सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स में भी जनरली हम लोग कौन से सॉल्ट्स की बात करेंगे? क्लोराइड्स। जब हम एल्कली मेटल्स के क्लोराइड्स का फ्लेम टेस्ट करते हैं तब डिफरेंट कलर्स के एलिमेंट्स का डिफरेंट रिकग्नाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्कली मेटल आसानी से इजीली वन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो जब इन पे किसी भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है तो ये एनर्जी को जो कैप्चर करके एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर होते हैं, एंड व्हेन दे ट्रांसफर इनटू द ग्राउंड स्टेट तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म इमिटेड, और तब हमें अगर ये विजिबल रीजन में है तो उसके डिफरेंट कलर्स निकल मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो इन कलर, पोटेशियम वायलेट इन कलर, रुबिडियम रेड टू वायलेट, सीजियम ब्लू इन कलर। अल्कली मेटल्स की एक और अच्छी प्रॉपर्टीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? The ejection of electron from the surface of the metal। किसी भी मेटल पर अगर हम यही आंख में, जब हम किसी भी मेटल पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को इमिट आउट करते हैं और उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की कैपेसिटी रखे, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टीज भी अल्कली मेटल शो करेंगे। हाँ, एक प्रॉपर्टी इसकी और है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी आपने रिडॉक्स के चैप्टर में पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? जनरली जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जितने भी अल्कली मेटल्स थे हमने क्या बताया? दे रिप्रेजेंट बाय केमिकल साइन। सो द जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कली मेटल इज +1। ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इज इट क्लियर? सेम
एक प्रॉपर्टी अगर हम और डिस्कस करें इसकी, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टी है, वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड अनदर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी कहती है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है किसी भी गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को अंदर इंटर कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? अगर हम एल्कली मेटल्स का केस देखें बच्चे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हमें बाहर के साइड में रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी? मैम कम एनर्जी लगेगी। कम तो लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स हम अगर एक साइंस की टर्मिनोलॉजी है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, शेल इंक्रीज नहीं कर रही। When we move from left to right in a period, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई हैं ये पीरियड्स थी, और जो ये वर्टिकल कॉलम्स दिखाए थे ये ग्रुप्स थे। क्लियर? तो जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और जब हम ग्रुप्स में मूव करते हैं देन न्यूक्लियर साइज इंक्रीज, और देन we move from top to bottom, number of shells are increases, so the distance between the nucleus and the outermost shells are increases, so the force of attraction decreases, so minimum amount of energy is required to lose the most loosely bounded electron. It means top to bottom ionization enthalpy decreases and left to right increases. Is it clear? सेकेंड प्रॉपर्टी में आएंगे एफिनिटी। अगर मैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दे भी दूं तो क्या होगा? अनस्टेबल, ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा, तो इसका इंटरेस्ट बहुत कम है, और जिस बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत कम होता है उसको पढ़ाने के लिए हमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब अब कहानी ऑपोजिट हो गई। अब जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो जो हमारा सबसे लास्ट में ये फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p5 मेरी स्ट्रक्चर आया 2 और 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये इजीली इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि लेने की टेंडेंसी, किसी से हम उधार लेंगे तो हम नेगेटिव तो हो गए, और जितनी ज्यादा जल्दी लेने की टेंडेंसी रखेंगे हमारी टेंडेंसी उतनी ज्यादा मोर नेगेटिव। यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हैलोजेंस की सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव होती है। तो उसका रीजन ये भी होते हैं कि जैसे जैसे हम ऑक्टेट की तरफ बढ़ते जाते हैं हमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाती है, और यही रीजन है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती जाती है, हैलोजेंस की मोर नेगेटिव हो जाती है और अल्कली मेटल्स की सबसे कम हो जाती है। और जब इसकी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे नीचे चलते चले जाएंगे वो टेंडेंसी और कम होती चली जाएगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर?